जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 के नताइज आज सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से ही इस हवाले से काउंटिंग का आगाज हुआ और अभी भी वो जारी है। इस वक्त कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता है जो इस वक्त हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि हम लोग बाकायदा इस पर नजर बनाए रखे हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो ट्रेंड दिखा रहा है उसमें आगे है, बीजेपी दूसरे नंबर पर। यहां मेरे साथ बराह रास्त हमारे काबिल सहाफी मौजूद है जो लगातार इन रैलीज को, इस मखसूस सिनेरियो को कवर कर रहे थे। इससे कबल जो लोकसभा के इंतखाबात हुए उसमें भी बाकायदा इन्होंने हिस्सा लिया, उसमें भी ये कवर कर रहे थे। तो शादाब, बताइएगा इस वक्त जो आप ट्रेंड देख रहे हैं क्या लग रहा है आपको, जो इंसान एक गुमान में भी नहीं रखा था, क्योंकि एग्जिट पोल तो हमें साफ तौर पर ये जरूर दिखा रहा था कि ये नताइज होंगे, कुछ इस तरह के होंगे, तो हूबहू कुछ वैसा ही लग रहा है आपको? जी, कहीं ना कहीं वही चीज दिख रही है जैसा आपने कहा कि एग्जिट पोल जो है वो जो बता रहा था, कहीं ना कहीं वही चीज हमें देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस था, और वही जैसा आपने कहा कि 41 पे लीड कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अभी ईसीआई की वेबसाइट पे प्रॉपर डेटा आ रहा है, और साथ ही साथ कांग्रेस जो है 10 सीट पे लीड कर रहा है। तो 51 एक अच्छा अमाउंट, अगर हम कहें नंबर कहें सीट के हिसाब से है किसी भी सरकार को बनने के लिए। जम्मू कश्मीर में 90 सीट्स है, हमारे नाजरीन को मैं फिर से बता दूं, 90 सीट्स पे जो है असेंबली इंतखाबात हुए हाल ही में, और 46 की मेजॉरिटी होती है। तो 46 सीट्स जिसके पास होंगी वो सरकार बना सकता है। तो अर्ली ट्रेंड्स जो चीज बता रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है उनको टॉप पे रख रहे हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट हो चुकी थी ऑलरेडी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस जो है काफी मजबूत है। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि बीजेपी जो है वो अपना जो जम्मू बेल्ट है वो रिटेन कर रहा है, यानी बीजेपी अपनी जो सीट्स है जम्मू बेल्ट से वो रिटेन कर रहा है। उनके पास अभी भी 26 सीट्स हैं जो सारी की सारी जम्मू बेल्ट पे हैं। एक वक्त तक वो कश्मीर की शुपियन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीड कर रहे थे, लेकिन अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है राजा वहीद वो वहां लीड आ गए। अभी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है, आप भी देख रहे होंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत एक सीट पे हो चुकी है, यानी गुरेज पहली ऐसी सीट बनी है जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत गए। मैं आपको बता दूं नजीर अहमद खान जो हैं, जिन्हें हम नजीर गुरेजी के नाम से भी जानते हैं, वो 8332 वोट से जीत गए हैं, और उन्हें बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है जिन्हें 7219 वोट मिले थे। अच्छा खासा मार्जिन है, लेकिन जीत हासिल हो चुकी है। तो 90 में से अब एक सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली में आ चुकी है। तो ये एक बड़ी खबर जो है सामने आई है। 90 सीट्स, जैसा कि आपने शुरू में कहा, 90 सीट्स है, एक सीट पे फाइनली रिजल्ट आ गया है। नजीर गुरेजी जो है वो अपनी सीट उन्होंने एक और बार सिक्योर किया। आप भी जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस के नाम एक इससे पहले भी एमएलए रह चुके हैं वहां, तो वो वहां से जीत गए हैं। लेकिन कुछ ऐसी सीट्स, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसी सीट्स इसमें है जिन पे काफी नजर बनी हुई थी। जैसे आप जानते हैं उमर अब्दुल्ला 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बडगाम से और गांधरबल से, दोनों जगह से लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बार इल्तिजा मुफ्ती जो है वो इलेक्शन में अपना डेब्यू कर रहे थे। तो इल्तिजा मुफ्ती बिजबियारा से लड़ रहे थे, जहां से महबूबा मुफ्ती ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा है। पीडीपी की एक ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, 4 बार वहां से जो वीरी साहब है वो एमएलए रहे। तो इस बार पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती अभी तक काफी पीछे, और ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। अभी फाइनल जो है वो नहीं आया है, लेकिन उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आई एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल। तो कहीं ना कहीं ये एक अंदेशा आप देख सकते हैं कि होगा कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं ये मार्जिन को अब वापस नहीं कर तो हम यूं कह सकते हैं कि जून होकर जो नारा था वो कहीं काम नहीं आया, जो कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है एक ट्वीट करके। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हम आप तक ये जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त ट्रेंड्स के हिसाब से लीड कर रही है, कहां कौन लीड कर रहा है वो जरूर पहुंचाना चाहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ साथ उनका नाम भी, और मार्जिन के साथ, और कितने राउंड्स मुकम्मल हुए वो भी।
त्रेहगाम से सैफुल्ला मीर इस वक्त लीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 817 मार्जिन है, मतलब वोट से, और कुल मिलाकर 10 राउंड है वहां, जहां 5 मुकम्मल हो चुके हैं। इसी तरह से लोलाब, कैसर, जमशेद लोन वहां लीड कर रहे हैं और 3417 वोट से आगे हैं। 4 राउंड्स वहां मुकम्मल हो चुके हैं, 10 राउंड वहां भी है। सोपोर जो है, सोपोर में इरशाद रसूल कार वो इस वक्त लीड कर रहे हैं 5506 वोट से, 4 राउंड्स वहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में जावेद अहमद डार इस वक्त लीड कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3015 वोट से और वहां 5 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। उरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सज्जाद शफी इस वक्त लीड कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के 6952 वोट से और 5 राउंड्स वहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जावेद हसन बेग ही इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे हैं 6431 वोट से, 6 राउंड्स वहां पर भी मुकम्मल हो चुके हैं। गुलमर्ग से पीरजादा फारूक अहमद शाह इस वक्त 1592 वोट से लीड कर रहे हैं, वहां 5 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। पटन से जावेद रियाज लीड कर रहे हैं 8065 वोट से, 7 राउंड्स वहां मुकम्मल हो चुके हैं। सोनावारी से हिलाल अकबर लोन इस वक्त लीड कर रहे हैं 5653 वोट से और वहां 6 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अगर आप भी इस पर बराह रास्त देखें और नाज़रीन तक पहुंचाएं कि कहां इस वक्त कौन कहां लीड कर रहा है, क्योंकि वो भी जानना चाहते होंगे कि हमने जो वोट किया किन के लिए किया और फिर उसके बाद जो रिजल्ट है जो हमारे जहनों में इस वक्त खाका बना हुआ है, क्या उसी के मुताबिक वोट्स ये जो रिजल्ट है वो सामने आएगा या नहीं। मेरे ख्याल से गुरेज से हम गुरेज की सबसे बड़ी चीज जो है सामने हमारे आई कि गुरेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस की विक्ट्री हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि वही सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी काफी उम्मीदें लगाई बैठी थी और कहते थे कि गुरेज की सीट जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, जहां से उनके कैंडिडेट फकीर मोहम्मद खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन इस बार एक बार फिर से नजीर अहमद खान यानी नजीर गुरेजी ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सीट जीती और एक बार फिर वो वहां से एमएलए बन के सामने आएंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि सबसे पहली सीट 90 सीट्स में से गुरेज की सीट है जिसका रिजल्ट सामने आया है और ये पहली सीट बनी है जहां से विक्ट्री हासिल हुई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी बनी है जिनका एमएलए जीत के सामने आया है। तो एक पार्टी के लिए भी बड़ी बात है और अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काफी दावेदार थे कि ये सीट इस बार हम जीतेंगे, फकीर मोहम्मद खान जो है ये सीट जीतेंगे, लेकिन नजीर खान ने एक ज्यादा मार्जिन नहीं है, तकरीबन 1500 वोट का मार्जिन है और लेकिन फिर भी 1 वोट से जीते या 10,000 वोट से जीते, जीत तो आखिर जीत होती है, तो वो जीत उन्हें मिल गई है और नजीर खान जो है पहले एमएलए बन गए 90 सीट्स में जो जिन्हें विक्ट्री मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी। अच्छा शादाब, हमें ये भी बताइएगा साथ में उमर अब्दुल्ला इस वक्त कहां है, जो कि गांदरबल से भी है, बड़गाम से भी है। उमर अब्दुल्ला अगर आप देखें तो दोनों जगह से लीड कर रहे हैं। गांदरबल से तकरीबन 4000 वोट की लीड उन्हें मिल रही है और बड़गाम की बात करें जहां से आगा सैयद मुंतजर मेहदी पीडीपी के लीडर हैं वो लड़ रहे हैं, जो आगा रूहुल्ला है उन्हीं के खानदान से हैं, लेकिन उसके बावजूद बडगाम से उमर अब्दुल्ला 6000 से जायद वोट की लीड ले रहे हैं। तो एक बड़ी बात है क्योंकि आप देख सकते हैं बडगाम एक ऐसी सीट रही है जो पिछली 3 बार आगा रूहुल्ला ने जीती है, तो कंटिन्यूसली 2002, 2008, 2014 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रही है और 2014 से अब 10 साल के बाद जो है इंतखाबात हो रहे हैं, इस बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक लीडर उठ के आया है जो अभी तक लीड ले रहा है। तो इससे पहले 2 जगह से उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं और दोनों जगह से उमर अब्दुल्ला को लीड मिल रही है और दोनों जगह में आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जो ट्रेल कर रहे हैं बिल्कुल इनके साथ साथ चल रहे हैं, दोनों जगह पे पीडीपी के लीडर हैं। अगर हम गांदरबल की बात करें तो बशीर अहमद है जो कि इससे पहले बशीर मीर जो इससे पहले कंगन से इलेक्शन लड़ते थे, 2 बार इलेक्शन लड़ा है, दोनों बार हारे हैं, लेकिन पिछली बार काफी कम मार्जिन से मियाल ताब से हारे थे। लेकिन इस बार कंगन की सीट जो है रिजर्व हो गई, एसटी सीट हो गई, तो वो
जो है गांदरबल शिफ्ट हो गए और गांदरबल से लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला वापस गांदरबल गए, 2002 में गांदरबल से लड़े, हारे, 2008 में गांदरबल से लड़े और जीते। 2014 में अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एमएलए 2014 में भी वहां से रहा है, लेकिन इस बार वापस जो है अपनी सीट पे शिफ्ट हो गए। अगर आपको मालूम है कि जैसा मैं इनको भी बता दूं अपने नाज़रीन को, गांदरबल एक ऐसी सीट है जहां से अब्दुल्ला फैमिली वक्तन फवक्तन लड़ती आ रही है। वहां से काफी अच्छी लहर वहां नजर आ रही थी। वहां अपने आपको याद होगा कि शेख अब्दुल्ला ने भी इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल। वहां फारूक अब्दुल्ला ने 3 बार इलेक्शन लड़ा है, उमर अब्दुल्ला ने 2 बार लड़ा, 1 बार जीते 1 बार हारे, और ये उनका तीसरी बार है। और गांदरबल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको अक्सर सीएम मेकर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये खानदान के तमाम वो लोग हैं जो बाद में चीफ मिनिस्टर जाके बनते हैं, तो इसीलिए सीएम मेकर भी कहा जाता है। तो इस बार उमर अब्दुल्ला ने वापस अपनी जो बीरवा की सीट है वो छोड़ के गांदरबल का रुख किया। गांदरबल ही वो जिला है जहां पर उमर अब्दुल्ला ने अपने सिर से टोपी उतार कर कहा था कि इस टोपी की आप हिफाजत कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से फिलहाल जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है, गांदरबल से जो उमर अब्दुल्ला है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं 5133 वोट से, और वहां पर 6 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं 25 राउंड्स में से। जहां तक बडगाम का ताल्लुक है, वहां से भी उमर अब्दुल्ला इस वक्त 8612 वोट से आगे हैं, 7 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं 13 राउंड्स में से। बीरवा की बात करें, वहां शफी अहमद वानी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं 2577 वोट से, वहां पर 9 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं, जहां पर 20 में से अभी 11 राउंड्स वहां पर बाकी है। खान साहब में सैफुद्दीन भट्ट इस वक्त लीड कर रहे हैं 7438 वोट से, और वहां 8 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं 16 राउंड्स में से। चार शरीफ में एडवोकेट अब्दुल रहीम राठर वहां पर इस वक्त 3236 वोट से आगे हैं, और 4 राउंड्स वहां भी मुकम्मल हो चुके हैं। चारडोरा से अली मोहम्मद डार इस वक्त 8119 वोट से आगे हैं, 5 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं, कुल मिलाकर 18 राउंड्स में से। डीएच पोरा में सकीना मसूद जो है वो इस वक्त 11514 वोट से आगे हैं, बहुत बड़ा मार्जिन है। तो वहां भी 7 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं 18 राउंड्स में से। यही सूरत हाल अगर हम देखें नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे नंबर पर कायम है, कहां क्या है वो भी अपने नाज़रीन को पहुंचाएंगे। पहला ही नाम किश्तवाड़ का, जहां से शगुन परिहार इस वक्त जो उनका मार्जिन है वो 2532 वोट से इस वक्त आगे है, 6 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं और 6 राउंड्स बाकी है। पिछली बार भी किश्तवाड़ की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही जीती थी, लेकिन इस बार जो किश्तवाड़ की सीट है डिलिमिटेशन के बाद थोड़ी बदल गई। अच्छा। क्योंकि किश्तवाड़ से एक हिस्सा निकल के एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी पाडर नागसेनी के नाम से, जहां से जो फॉर्मर किश्तवाड़ के बीजेपी के एमएलए थे वो अब पाडर नागसेनी से लड़ रहे हैं। तो एक नई कैंडिडेट को सामने लाया है भारतीय जनता पार्टी ने। जैसा हमने इससे पहले भी सुबह के ब्रॉडकास्ट में कहा कि ये वही कैंडिडेट है जिनके घर वाले जो हैं वो कुछ मिलिटेंट हादसों में मारे गए थे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी स्ट्रांग माना जाता है। 2000 का मार्जिन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी उम्मीद रखी जा सकती है कि वो लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस कवर कर सकता है, वो वापस आ सकता है। जो सजाद किचलू हैं वो कई बार एमएलए रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इस बार जो है वो शायद लीड ले सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक एज देखने को मिला था। बदरवास से इस वक्त दलीप सिंह बीजेपी के वो आगे हैं 5180 वोट से, वहां पर 3 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं 14 में से, मतलब 14 राउंड्स में से 3 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। शायद अब इन बिटवीन में आपसे ये तो मार्जिन इसमें ऊपर नीचे होता रहेगा, ट्रेंड्स चेंज होती रहेंगी शाम तक, क्योंकि अभी पूरा दिन मतलब हाफ दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ है, 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, इस बार जो अच्छा खासा इस वक्त मैदान में हमें इस पॉलिटिकल सिनेरियो में नजर आया, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो ये था जेल का नारा काफी ज्यादा आम था, है ना? हर एक जगह से हम यही सुन रहे थे, मुख्तलिफ अजला से हम यही सुन रहे थे, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वो इस वक्त कहाँ है, उनका इस वक्त क्या सिनेरियो है, वो इस वक्त कहाँ पर? देखिए, कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां हमने ऐसे नारे देखने को मिले। अब अगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें तो पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा थे, जो ये नारा है सबसे पहले
जितना मैं अंदाजा लगा सकता हूं तो शायद उनके जरिए ही शुरू हुआ है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड कर रहे हैं तकरीबन 3,500 वोट से। अच्छा। इससे पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, वो हार गए, लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वोट जो है उन्होंने लिया था। लेकिन उसके बाद जो एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिला वो इंजीनियर रशीद की पार्टी की तरफ से मिला। लेकिन इंजीनियर रशीद की पार्टी के ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो हर जगह से अभी ट्रेल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग उनके भाई। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि उनके भाई, जहां जो ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है लंगेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से खुर्शीद शेख जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी से जो है इस्तीफा दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो अभी तक ट्रेल कर रहे हैं। और इरफान पंडितपुरी जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन की पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो वहां से लीड कर रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि क्या लोगों ने इस बार वोट क्या समझ के दिया, क्या सोच के दिया, क्या ख्याल जहन में रख के दिया। जी, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हम एक कैंपेनिंग में थे जहां लोगों ने कहा कि मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि हमारी कैंपेनिंग या हमारी रैली जो है सबसे बड़ी होती है, तो फिर वोट हमें इस मार्जिन में क्यों नहीं आते। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या लोग जो है वोट देते हैं या जो आपकी कैंपेनिंग में आते हैं, क्या वो सिर्फ तमाशे के लिए आते हैं या वो सच में आपके वोटर्स हैं। इसमें मुझे एक बात ज़हन में आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड है, उसमें हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से वो पॉलिटिकल पार्टीज भी उसका सहारा लेकर प्रचार करती है आजकल। तो ये भी देखा गया कि वहां पर एक ऐसा शॉर्ट वीडियो था जिसमें लोग उसे कस्में वो खिलाई जा रही थी कि आप बताएं आप वोट देंगे, किनको देंगे। तो इस तरह का मामला भी बीच बीच में पेश आता है। अच्छा, हमें ये बताइएगा, जो 5 MLAs होंगे जिनको गवर्नर खुद ही उनका इंतखाब करेंगे, और आपको क्या लगता है जो इस वक्त का सिनेरियो है इसको कैसे इम्पैक्ट करने जा रहा है? देखिए, इससे पहले भी नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन इस बार 5 होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनके पास वोटिंग राइट होगा, यानी कल को अगर एक ऐसी असेंबली बनती है जहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है, तो वो 5 कैंडिडेट्स जो है, 5 नॉमिनेटेड जो शख्स आएंगे, वो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर हम देखें, जैसा आपको मैं बता दूं कि कई सारी चीजें इसमें हैं, वो वोट कर सकते हैं। यानी कल को अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो आपके खिलाफ वोट करेंगे, आपके फेवर में वोट करेंगे, तो सरकार बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इसीलिए इस बार, इससे पहले जो नॉमिनेट होते थे उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे, लेकिन इस बार जो है इसमें कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए 2 लोगों को रखा गया है, जिसमें एक मर्द होगा, एक खातून होगी, और उसके साथ साथ जो है इनमें जो रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान अंडर जो जम्मू कश्मीर है उधर से एक शख्स आएगा, और 2 खवातीन के लिए रिजर्व कोटा रखा गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सरकार बनाने में, हुकूमत बनने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि ये वोटिंग राइट रखते हैं। तो ये कौन लोग होंगे, क्या लोग होंगे, वो तो LG नॉमिनेट करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनके पास जो है वोटिंग राइट रहेंगे। बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 के नताइज आज सामने आएंगे। इस वक्त काउंटिंग जारी है, और मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ताल्लुक से जो यहाँ पर उनके टेंट्स है वो भी आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी। वागोरा क्रीरी से इरफान हाफिज लोन कांग्रेस के ही इस वक्त 8,412 वोट से आगे हैं, और वहां पर 6 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं 9 राउंड्स में से। बांडीपोरा से निजामुद्दीन भट्ट वो आगे हैं, उनके वो 460 वोट से आगे हैं, जो ज्यादा मार्जिन अभी आगे हो गए, क्योंकि इससे पहले उस्मान मजीद आगे थे, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। बिल्कुल। तो सेंट्रल शार्टिंग से तारिक हमीद कर्रा, जो कि हम वहां देखा ही करते हैं, 9,758 वोट से आगे हैं। 8 राउंड्स वहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। त्राल से सुरेंद्र सिंह इस वक्त आगे हैं कांग्रेस के 2,517 वोट से, और वहां पर भी 7 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। डूरू में गुलाम अहमद मीर इस वक्त आगे हैं
12,386 बहुत बड़ा मार्जिन है। Exactly. ये फॉर्मर पीसीसी चीफ भी रहे हैं मीर साहब, और एमएलए भी रहे हैं। इनकी ट्रेडिशनल सीट रही है, काफी वक्त से जीतते आ रहे हैं इस सीट से, और 12,000 एक बहुत बड़ा मार्जिन रहता है, फिर शायद ये कूप अप करना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ तारिक हमीद कर्रा की भी बात करें, ये भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बटमालू कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 2002 में यहाँ से एमएलए रहे हैं। उसके बाद एमपी बने जब इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को हराया था श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इस बार अलायंस के कैंडिडेट हैं। हाल ही में पीसीसी चीफ बने, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुए उसी दिन शाम को इन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बना दिया गया, तो काफी जिम्मेदारियां इन पे आई, लेकिन एक बहुत ही डिसेंट मार्जिन से ये आगे हैं। तो तकरीबन 9,500 वोट का मार्जिन है, और कुछ मार्जिन ऐसे होते हैं जो शायद फिर बैलेंस ना हो पाए। जैसे आपने कहा कि 400 वोट का मार्जिन है बांडीपुरा में, ये दूसरा राउंड खुलेगा तो शायद बैलेंस हो सकता है, लेकिन 10,000 12,000 का जो मार्जिन है काफी मुश्किल है वहां तक पहुंचना। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सईद कांग्रेस के ही इस वक्त 1760 वोट से आगे हैं, वहां पर 6 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। इंदरवाल से मोहम्मद जफरुल्लाह, वो इस वक्त, ये तो बहुत कम मार्जिन है, 31 वोट से आगे हैं और वहां पर 6 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। दोड़ा वेस्ट से प्रदीप कुमार इस वक्त 1212 वोट से आगे हैं, 6 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। आरएसपुरा जम्मू साउथ से रमन भल्ला इस वक्त 1227 वोट से आगे हैं, 10 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। राजौरी से इफ्तिखार अहमद 737 वोट से आगे हैं, 8 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। इन बिटवीन मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक सवाल जरूर यहाँ पर ये हम डिस्कस जरूर करना चाहेंगे इस बात पर। प्री पोल हमने देखा कि किस तरह से पहले ही इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस करेगी। इस वक्त जो ट्रेजेक्ट्री दिखा रही है वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी खासी बढ़तरी है, जो कि हमें बस बज़ाहिर नजर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक अर्ली डिसीजन था, या यूं कहें कि जरूरत भी नहीं थी, या यूं कहें कि थोड़ा इंतजार करना था? करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था वो तो पार्टी लीडरशिप पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी स्ट्रांग इस बार मानी जा रही थी पार्टी है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सा है। इंडिया ब्लॉक जो है वो नेशनल लेवल पे एक फ्रंट है जो एनडीए या बीजेपी के ऑपोजिट है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि हमें इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनना है, इसीलिए हमें जम्मू कश्मीर में भी अलायंस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे महज 3 एमपी जम्मू कश्मीर से जाते हैं, जम्मू कश्मीर से जाते हैं, और 5 एमपी जो है टोटल जम्मू कश्मीर से जाते हैं। तो हमारी बात का वहाँ वैल्यू नहीं रहेगा उतना ज़्यादा पार्लियामेंट में। लेकिन अगर हम एक बड़े ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं, बड़ी अलायंस का हिस्सा बनते हैं, तो वो तमाम फोर्स जो है हमारी बात को आगे रखने में हमारी मदद करेगी। तो कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ को जहन में रख के ये प्री पोल अलायंस भी किया गया है। कई सारे इसमें भी परेशानियां देखने को मिली। आप देखेंगे कि कई ऐसी जगह हैं जहां फ्रेंडली कंटेस्ट कहा गया है, जैसे आपने जहां सोपोर का जिक्र किया, जहां कार साहब लीड कर रहे हैं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस के लीडर भी लड़ रहे हैं। तो ऐसी बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें, या अगर हम कुछ और भद्रवा की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें, तो कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। बानीहाल में भी वकार रसूल जो फॉर्मर पीसीसी चीफ हैं, वो शाहीन साहब के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस बार जो है बानीहाल में शाहीन साहब लीड कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 5 से 6 ऐसी सीट्स है जहां दोनों लड़ रहे हैं। तो अलायंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों में प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन शायद एक लार्जर कॉज के लिए, जैसा कि इनकी लीडरशिप ने अक्सर कहा कि एक लार्जर कॉज के लिए हमें ये अलायंस करने की जरूरत है। लेकिन जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कई सारे नाम जो है इसमें और सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे नाम थे जो पहले थे, लेकिन अब रमन भल्ला का नाम सामने आया है। रमन भल्ला काफी सीनियर लीडर है कांग्रेस के, कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने लोकसभा इंतखाबात भी लड़े, और इससे पहले भी इन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया था। फॉर्मर एमएलए रहे, पिछली बार जो है बीजेपी से हार गए, लेकिन इस बार जो है उम्मीद की जा सकती है कि इनकी सीट ये सिक्योर करेंगे। डिलिमिटेशन के बाद सीट्स का थोड़ा हेर फेर हुआ, जो जिस ट्रेडिशनल सीट से लड़ते थे, गांधीनगर की सीट, उसका कुछ हिस्सा एक अलग सीट में चला गया, कुछ हिस्सा एक अलग सीट में चला गया, और वो एक नई सीट बनी। तो इन्हें जो है आरएसपुरा वाली सीट मिली है, और रमन भल्ला अभी ज्यादा मार्जिन से तो नहीं, लेकिन 1200 के मार्जिन से जो है लीड कर रहे हैं। तो शायद आने वाले वक्त में वो लीड कर सकते हैं। इंदरवाल आपने एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र किया, वहां से
कांग्रेस पिछले कई बरस से जीतता आ रहा है, लेकिन जो उनके लीडर थे वो डीपीएपी में चले गए, आजाद साहब की पार्टी में। अब हाल ही में उन्होंने आजाद साहब की पार्टी भी छोड़ दी, अब वो वापस गए, लेकिन वो बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपकी पार्टी से कोई शख्स निकलता है फिर दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वो वोट शायद डिवाइड हो जाते हैं, तो वो इम्पैक्ट शायद उनको भी हो रहा होगा, कांग्रेस पार्टी को भी हो रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने एक अच्छी बढ़त जो है इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बनाई है। और पीरजादा मोहम्मद सईद या जीए मीर की बात करें या तारिक हमीद कर्रा की बात करें, ये वो लीडर्स हैं जो ट्रेडिशनली अपनी सीट्स जो है रिटेन करते हुए आए हैं। जीए मीर ने भी कंटिन्यूसली अपनी सीट जो है रिटेन की है। पीरजादा मोहम्मद सईद की बात करें तो इन्होंने भी कई बार अपनी सीट जो है वो रिटेन की है, तो इनके लिए इनकी सीट रिटेन करना उतना मुश्किल भी नहीं माना जा रहा था। लेकिन जम्मू में कांग्रेस उस लेवल पे नजर नहीं आ रही जिस लेवल पे जी जो एक्सपेक्टेड था। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो कश्मीर या चिनाब की है, तो इसमें जम्मू प्रोविंस खास तौर पे हिंदू बेल्ट जो है जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ का, वहां कांग्रेस का नामो निशान नहीं है कहीं पे। वहां कांग्रेस जो है वो शायद कहीं है ही नहीं, और अब जिस हिसाब से वो पीछे चल रही है तो उभर भी नहीं पा रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कश्मीर में पीर पंचाल में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अच्छा, पीडीपी की जहां तक बात है, हम लोग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अगर किसी को पार्टी यहाँ तस्लीम किया जाता तब जाहिर सी बात है पीडीपी ही है अभी भी मौजूद। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद पीडीपी का नंबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करना से फिरदौस अहमद मीर इस वक्त लीड कर रहे हैं, वो भी बहुत कम मार्जिन से। और वहां पर आप यूं माने कि 4 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं, 4 ही बस अभी बाकी है। इसी तरह से कुपवारा में मीर मोहम्मद फयाज इस वक्त लीड कर रहे हैं, अच्छा खासा नंबर है 5403 बीडीपी के, और वहां 6 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। पुलवामा से वहीदुर रहमान पर्रा, ठीक है, वहां वो 3560 वोट से इस वक्त आ गए हैं। 7 राउंड्स वहां पर मुकम्मल उन्होंने किए हैं। बताइएगा, चूंकि आप रैलीज का भी हिस्सा रहे हैं, आपने इनसे बात की, आपने वहीदुर रहमान पर्रा से भी बात की, क्या स्टेटस है, क्या जहन में है पार्टी के, एक इंडिविजुअल के नहीं बल्कि पार्टी के जहन में क्या है? कहीं ना कहीं इन्हें भी मालूम था कि इस बार ये वो नंबर नहीं हासिल कर सकते हैं जो पिछले कुछ इलेक्शंस में इन्हें मिला था। आपने देखा होगा कि स्टेडी राइज था पीडीपी का, कहाँ पहले इलेक्शन में 16 सीट्स और कहाँ हाल के इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में 28 सीट्स। लेकिन इस बार इन्हें भी पता था कि इनका डाउनफॉल है, कई सारी वजूहात हैं इसमें। 2019 के बाद इनकी पार्टी जो है वो बिखर गई, एक नई पार्टी बनी, और वो जो 40 से 45 फॉर्मर मिनिस्टर्स एमएलएज निकले थे वो इसी पार्टी से मैक्सिमम मेजॉरिटी निकल के एक नई पार्टी बने थे। लोकसभा में भी इन्होंने उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया, कोई भी सीट रिटेन नहीं कर पाए, 2 जगह पे हारे और 1 जगह पे तो बहुत ही बुरे तरीके से हारे थे नॉर्थ कश्मीर में। तो इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि 4 से 5 मैक्सिमम सीट जो है पीडीपी लेगा, और वही चीज़ आप अभी देख रहे होंगे कि 3 सीट में लीड कर रहा है। और कुछ चंद एक ऐसी सीट्स हैं जहां जो है पीडीपी शायद रीगेन कर सकता है, जिसमें एक जितना मुझे लगता है कि दिवसर की एक ऐसी सीट है जहां शायद वो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी वहां भी वो तकरीबन 850 के मार्जिन से ट्रेल कर रहे हैं। और 2 ऐसी सीट्स है कुपवारा और पुलवामा जिसके बारे में बात चल रही थी कि शायद पीडीपी ये सीट्स ले लेगा, हासिल करेगा, और 3-4 ऐसी सीट थी जहां एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन 5 से 7 सीट से जायद पीडीपी नजर नहीं आएगी इस इलेक्शन में, ये एग्जिट पोल ने भी बताया, ये लोग भी कहते हैं, और ये तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट अभी तक जो रिजल्ट है, अभी तक जो हमें बाज़ाहिर नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल में जो कहा गया था कुछ इसी तरह का है? तकरीबन वही है। एग्जिट पोल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को तकरीबन 50 के आसपास की सीट्स दिखाई गई थी, और वही फिगर अभी हमें नजर आ रहा है। एक सीट जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत भी गई है, तो 42 पे अभी लीड चल रही है उनकी। तो आसपास वही है, 10 कांग्रेस के, 40 इनके, तो 50 के करीब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। और वही अमाउंट आपको चाहिए, यही सीट्स आपको चाहिए, यही नंबर आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो
तकरीबन एग्जिट पोल जो दिखा रहा था ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा था, लेकिन अभी जम्मू में इंटरेस्टिंग चीज होना बाकी, क्या कांग्रेस रीगेन करेगा कुछ सीट्स में, क्या बीजेपी जो है वो अपनी जम्मू रिटेन करता है। जिस हिसाब से उन्होंने पिछली बार 25 सीट ली थी, क्या इस बार भी वो 25 सीट जो है रिटेन कर पाते हैं या नहीं। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां से हम लोग बराह रास्त आप तक कुछ मालूमात पहुंचा रहे हैं, ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं खुद भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त कहां है? हंदवारा में सज्जाद गनी लोन जो है वो इस वक्त 1175 वोट से आगे हैं। 6 राउंड्स वहां पर मुकम्मल हो चुके हैं, 6 बाकी है। लंगेट से इसी तरह से इरफान सुल्तान पंडितपुरी वो 689 वोट से आगे हैं, जो कि कम ही मार्जिन है, लेकिन वो आगे हैं। ये इंटरेस्टिंग सीट है, ये इंटरेस्टिंग सीट है, बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। वाज अबाउट टू आस्क द सेम क्वेश्चन, जो कि जो इंजीनियर रशीद है उन्होंने इनफैक्ट कल ही इस तरह का बयान भी दिया था कि हुकूमत बनाने से कबल इन्हें चाहिए, पार्टीज को चाहिए कि वो स्टेटहुड रिस्टोर करने की मांग करें, जिसपे तंज कसते हुए फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा था, हाँ ये कहा था कि आप पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो पहले आप देखें कि वो पैसा कहाँ गया। इस ताल्लुक से बताइएगा, क्योंकि कल ही हमने वो इंटरव्यू भी शायद किया था, हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाया था, जिसमें आप इंजीनियर रशीद से बात कर रहे थे। देखिए इंजीनियर रशीद साहब ने ये कहा कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चाहे रिजल्ट जो भी हो, सरकार बनाने से पहले स्टेटहुड को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, यानी स्टेटहुड फर्स्ट गवर्नमेंट लेटर। तो उस पे उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट आता है कि ये शख्स दिल्ली जाता है और फिर दिल्ली की बोली बोलता है, बीजेपी की बात करता है। लेकिन इसी पैटर्न पे न सिर्फ इंजीनियर रशीद ने बल्कि मीर साहब ने, जो कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को जो है प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट की असेंबली जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग असेंबली है बनिस्बत यूटी की असेंबली। तो इन्होंने स्टेटहुड पे एम्फेसाइज किया। लेकिन अभी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी की हालत है, या अभी जो अपनी पार्टी की हालत है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, कोई भी ऐसी सीट नहीं है इनके पास जहां ये लीड कर रहे हैं। शायद एक आधी सीट में आपने जैसा कहा कि लंगेट में मार्जिन कम है, लेकिन जैसा हम जानते हैं मार्जिन 1 वोट का हो या 1000 वोट का हो, जीत बिलाखिर जीत होती है, वो एक वोट से ही क्यों ना हो, एक ही वोट से क्यों ना हो। लेकिन लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि शायद इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है, उनके जो बिरादर हैं, वो लीड ले सकते हैं, क्योंकि अभी और राउंड्स होना बाकी है और कई और जगहों पे भी एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वक्तन फवक्तन जब बैलेट्स खुलते रहेंगे तो कौन कहाँ लीड लेता है। लेकिन इस वक्त जो है इनकी हालत ठीक नहीं समझी जा रही। तो आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से आप SKICC की और ही रुख करेंगे ताकि आप बराह रास्त वहां से हमारे नाज़रीन तक लाइव शुमारा पहुंचाए। और हम भी नाज़रीन मोहतरम ज़रूर हम ये भी कोशिश में कि हमारे यहाँ से एक एक्सपर्ट ज़रूर हो, जिससे हम बात करके आप तक बाकायदा उनके जो तबसरा है, उनका जो जहन में तस्वुर है इस हवाले से, वो भी आप तक पहुँचाएँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ स्टूडियो से इतना ही, हमें दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।